तो वो अनुभव तो बहुत ही अलग है। एकदम से आप सीमा के इस पार से उस तरफ चले जाते हैं, तो वो अनुभव बहुत ही अच्छा है। मेंस की तैयारी आपने कैसे की, ये पूछना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मेंस की तैयारी करवाने वाला कोई संस्थान अब तक तो नहीं, अब तो खैर आईडब्ल्यू ने प्रारंभ किया है, लेकिन तब तक तो कोई था नहीं जो मेंस की तैयारी करवाता था। तो आपने कैसे तैयारी की मेंस की? उसकी कुछ प्रारंभिक पंक्तियां हैं कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। आप सभी को राम राम। मैं आपका धर्म सर। आज आरडब्ल्यू यूजीसी नेट के तैयारी को लेकर जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यूजीसी नेट की तैयारी के बाद जिस पड़ाव पर वो पहुंचते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, मध्य प्रदेश का फॉर्म भरते हैं, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, हरियाणा का, कहाँ कहाँ का फॉर्म नहीं भरते और प्रयास करते हैं कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। वो विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं उनमें कुछ लोग सच में बन जाते हैं और वो सच में बनते हैं तो उनके परिवार को अच्छा लगता है, उनके समाज को अच्छा लगता है और पूरे देश को भी अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे साथी जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यहाँ जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो हमारे पुराने मित्र भी हैं। मैं आयुष जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत बढ़िया। एक आयुष भाई हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन अब ये सिर्फ विद्यार्थी शोधार्थी नहीं रहे। पहला प्रश्न मैं यही पूछना चाहता हूं आयुष भाई आपसे। पहला प्रश्न, आप विद्यार्थी हैं आज, आप शोधार्थी हैं आज और कल से आप अब सहायक आचार्य हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। ये फीलिंग कैसी होती है कि अचानक से आपको पता चलता है कि अब मैं प्रोफेसर हो चुका हूं, अब मैं विद्यार्थी शोधार्थी नहीं रहा हूं? बहुत ही आनंददायक अनुभूति है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ की सीखने की प्रक्रिया जो विद्यार्थी के रूप में थी, अब वो सिखाने की प्रक्रिया होगी, लेकिन साथ साथ अपने प्राध्यापकीय जीवन के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। तो वो अनुभव तो बहुत ही अलग है। एकदम से आप सीमा के इस पार से उस तरफ चले जाते हैं, तो वो अनुभव बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा। महोबा के एक छोटे से कस्बे से, तहसील से और दिल्ली विश्वविद्यालय तक की यात्रा और दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए, शोध करते हुए और आज जब आप सहायक आचार्य बनते हैं तो परिवार को भी अच्छा लगता है, हम सबको भी अच्छा लगता है। परिवार की प्रतिक्रिया क्या थी? पहली प्रतिक्रिया आपके पिताजी से बात हुई, किससे बात हुई सबसे पहले? पहली प्रतिक्रिया मेरे भैया की थी, चूँकि सब कुछ उन्होंने ही किया है, मुझे यहाँ तक पढ़ाने का कार्य, आगे भेजने का कार्य। तो जब मैंने उनको बताया कि मेरा चयन हो गया, तो अच्छा चयन हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस रूप में जो वो प्रफुल्लित हुए, वो देखकर मुझे भी एक क्षण के लिए उनकी आंखों में आंसू हो गए, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तो वो खुशी के आंसू देखकर तो बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं इसको ज़्यादा शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। एक सवाल और मैं विशेष आपसे जानना चाहता हूँ। आप महोबा के हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक जिला। जी। और अब आप दिल्ली निवासरत हैं पिछले 8-10 वर्षों से। जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से, प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज से, जिसकी लीक बहुत बड़ी है, शाहरुख खान जहां से पढ़ते हैं, उस हंसराज कॉलेज से आप पढ़े, और उसके बाद आपने कभी सोचा, यानी आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में नौकरी करने का या सेवा देने का या प्रोफेसर बनने का सोच सकते हैं, दिल्ली में सोच सकते हैं, हरियाणा का कैसे सोचा? हरियाणा में नौकरी लगेगी, सोचा था कभी? नहीं, मतलब जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में था तब तो नहीं सोचा था। पीएचडी के साथ ही साथ यहाँ हरियाणा का पहले फॉर्म निकल आया, उसने सबसे पहले अवसर दिया हमें। तो था कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, हाँ, दिल्ली से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, तो ऐसी कोई विशेष दिक्कत आएगी नहीं। और अध्यापन करना है तो वो किसी भी क्षेत्र में करें, निश्चित। तो वही था कि कहीं पे भी अवसर मिलेगा तो हम अपना पूरा योगदान देंगे। तो इसलिए हरियाणा से ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी क्योंकि ये आज की हमारी चर्चा ना सिर्फ आपके जीवन पे केंद्रित, बल्कि ये परीक्षा की तैयारी कैसे करें, सबसे महत्वपूर्ण ये है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होगा, ये 3 चरण की परीक्षा है, जिसमें प्रीलिम्स भी है, ऑब्जेक्टिव, जिसमें सब्जेक्टिव यानी लिखित परीक्षा, मेंस भी है, फिर इंटरव्यू भी है। इस परीक्षा के बारे में मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि परीक्षा को कैसे आपने टैकल किया, कैसे इसको पकड़ा और कैसे अपने गिरफ्त में लेके और आप चयनित हो गए। ये परीक्षा के बारे में बताइए, पूरी प्रक्रिया क्या रही जिससे आप जुड़े? क्योंकि इसका फॉर्म जो है मुझे लग रहा है कि 2024 में निकला था, मई जून में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय फॉर्म भरा तो था कि 5-6 महीने का समय तो रहेगा ही। और दूसरी चीज़, अच्छी चीज़ ये थी इसमें कि इसका जो सिलेबस था, मैंने नेट जेआरएफ की तैयारी की थी, नेट जेआरएफ निकल गया था मेरा, तो उसका सेम सिलेबस था। तो मतलब ऐसा था कि तैयारी में विशेष दिक्कत आनी नहीं है। और दूसरा, कुछ मेरे साथी, मेरे मित्र उस समय में नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे, उसका सिलेबस बदल रहा था, पैटर्न बदल रहा था, तो था कि उनसे भी मदद मिल जाएगी। बिल्कुल, तो मेरे एक मित्र रहे हैं, उनके नोट्स को मैंने बहुत इसमें सहायता ली है।
तो पहले प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स के लिए मैंने प्रीलिम्स को आप थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि जो विद्यार्थी तैयारी करेंगे आगे जिन्होंने की, उनके लिए समझने की बात होगी। तो प्रीलिम्स जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं, उसकी तैयारी आपने कैसे की, कहाँ से पढ़ा, कैसे तैयारी की? ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे जो हिंदी के लिए सबसे अच्छी किताब मानी जाती है वो है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की। बढ़िया। तो आप उससे साहित्य का इतिहास और उससे संबंधित का काव्य शास्त्र, वैचारिक आदि सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अच्छा। दूसरा, इसमें नेट जेआरएफ में यूनिट वाइज है, मतलब कि उसमें क्या है कि आपका टेक्स्ट अधिक लगा है, कविता लगी है, कहानी लगी है। क्योंकि सिलेबस नेट जेआरएफ का और हरियाणा का एक ही है। एक ही है जी। तो उसमें कहानी, निबंध, उपन्यास, अन्य गद्य विधाएं हैं। तो ये तो नेट जेआरएफ की तैयारी के दौरान ही मैंने उन सभी विधाओं को पढ़ लिया था। हाँ, ये बात भी आप सबको पता चले कि आयुष भाई का जेआरएफ 2022 एमए के प्रथम वर्ष में हो गया था, हालांकि तब मेरा भी हुआ था। तो हम दोनों का उस वक्त जेआरएफ हुआ था, तो जेआरएफ की तैयारी ने उसमें बहुत हेल्प की। बहुत। और जेआरएफ की तैयारी के समय ही जो मैंने रचनाएं पढ़ी और टेक्स्ट पढ़ा, उसने बहुत योगदान दिया। दूसरा, उसके नोट्स भी बने हुए थे तो उसने भी योगदान दिया। और साथ में कहेंगे कि उस समय के जो मेरे मित्र थे, मित्रों के नोट्स थे, उन्होंने भी बहुत सहायता की। तो प्रीलिम्स के लिए अगर मैं कहूँगा कि एक किताब गोविंद पांडे, और दूसरा आप नोट्स पढ़ लीजिए। ठीक है। और तीसरा, आप टेक्स्ट को अच्छे से पढ़िए, बारीकी से पढ़िए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब क्या है कि आपकी पंक्तियों से प्रश्न आने लगे हैं। ठीक है। कि इस रचना की निम्न पंक्तियों को क्रम से लगाइए, क्रम अनुसार पंक्तियों को लगाइए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आने लगा है जो अब। तो उसमें क्या है कि आपको समझ के पढ़ने की ज़रूरत है, आपको उसको खंड वाइज पढ़ने की ज़रूरत है। कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर संस्कृति और सौंदर्य निबंध है, ठीक है, उसमें क्या है कि 10-12 निबंधों का जिक्र है। तो अगर आप उसमें ये पकड़ पा रहे हैं कि ये पंक्ति किस निबंध से है, चूँकि उससे पढ़ने से समझ में भी आ जाती है, हाँ, तो आप ये समझ पाएंगे कि अच्छा ये पंक्ति पहले आई है, ये पंक्ति बाद में आई है। बिल्कुल। तो आप उसका क्रम लगा पाएंगे, क्रम लगा पाएंगे। तो वही समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो क्रम लगा पाएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है तो रट के तो नहीं लगाया जा सकता है। वो सिर्फ रटने का काम नहीं है, जितना समझ के, जितना गहनता से टेक्स्ट को पढ़ेंगे उतना बेहतर। रिवीजन वगैरह कैसे करते थे? रिवीजन मैंने बताया कि मेरे नोट्स बने हुए थे और नोट्स से ही मैं रिवीजन करता था ज़्यादातर। आपका तो काम रिवीजन का ही मुख्य होगा, क्योंकि टेक्स्ट तो आपने जेआरएफ के समय पढ़ाई था। तो रिवीजन ही मेन काम था, रिवीजन नियमित रूप से करना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए कह सकते हैं कि जो नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू हैं, सिलेबस वही था तो पीवाईक्यू से बहुत मदद मिली। हाँ। दूसरा, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे बहुत सारे संस्थानों के मॉक भी चलते रहते थे, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, उससे बहुत सहायता मिली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नेट की जब तैयारी करते हैं या सीयूटी देते हैं, तब भी वो ऑब्जेक्टिव पेपर तो एक दे के आते हैं हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए, लेकिन जो सब्जेक्टिव पेपर है वो उनके लिए नई चुनौती है। हालांकि एमए के बीए के एग्जाम उन्होंने लिखे हैं, परीक्षाएं दी हैं सब्जेक्टिव रूप में, लेकिन एक कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा जो लिखित में भी देनी है, उसको लेके फिर बड़ी उहापोह रहती है कि इसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, कैसे कर पाएंगे, लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, टाइम मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेंस की तैयारी आपने कैसे की, ये पूछना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मेंस की तैयारी करवाने वाला कोई संस्थान अब तक तो नहीं, अब तो खैर आरडब्ल्यू ने प्रारंभ किया है, लेकिन तब तक तो कोई था नहीं जो मेंस की तैयारी करवाता था। तो आपने कैसे तैयारी की मेंस की? पहले तो आरडब्ल्यू को शुभकामनाएं कि उसने मेंस की तैयारी के लिए शुरुआत की। ये बड़ी समस्या आती है कि हम लोग हमेशा से ऑब्जेक्टिव देते आए हैं सीयूईटी में, जेएनयूईटी में, तो मेंस के लिए क्या किया जाए। तो मेरा यही था कि जितनी भी रचनाएं हैं उनके कुछ कोट्स ले लिए जाएं। ठीक है। और उसमें जैसे उसकी संवेदना देख ली मैंने, भाव पक्ष देख लिया, कला पक्ष देख लिया, और जो प्रतिष्ठित किताबें हैं, जो संदर्भ किताबें हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, बच्चन सिंह जी का इतिहास है, तो उनसे उन रचनाओं के संदर्भ में कुछ अच्छे अच्छे तथ्य और अच्छी अच्छी पंक्तियाँ लिख ली जाएँ। हाँ। तो वो उत्तर में सहायता करेंगी निश्चित रूप से। तो इस रूप में सहायता ली। दूसरा, कुछ मार्केट में भी कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों के नोट्स हैं। जैसे क्या है कि जो हिंदी विषय है तो इसमें बहुत सारे लोग सिविल में भी जाते हैं, तो यूपीएससी के नोट्स यहाँ लाभकारी हो जाते हैं। यूपीएससी के नोट्स बहुत ज़्यादा लाभकारी हुए हैं। क्या है कि यूपीएससी के नोट्स में भी आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है, 150 शब्दों में, 250 शब्दों में। और यहाँ पे भी ये समय सीमा थी कि आपके 15 क्वेश्चन लिखने हैं, और 15 क्वेश्चन 3 घंटे में लिखने हैं, यानी 12 मिनट में आपको एक क्वेश्चन लिखना है। सही बात। तो वहाँ पर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको 250-300 शब्द में ही लिख पाएंगे आप। यूपीएससी जो हिंदी ऑप्शनल जिनके पास है, उन नोट्स की सहायता से लगभग विद्यार्थियों ने, मैं भी समझता हूँ, तैयारी मेंस की है। आपने भी उसी प्रकार से की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहां पहुंचे हो तुम छलांगे लगाकर,
वहां मैं भी आया, मगर धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे आप जब इंटरव्यू की ओर बढ़ गए तो इंटरव्यू बड़ी चुनौती है। हालांकि पीएचडी के समय कुछ इंटरव्यूओं का सामना आपने किया होगा, लेकिन ये प्रतियोगी परीक्षा का इंटरव्यू और किसी पीसीएस के सामने, पीएससी पूरी सदस्य टोली बैठी हुई है जिसके सामने आप बैठ रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू, वो देना सच में बड़ी बात होती है। तो वहां तक पहुंचने की यात्रा, फिर इंटरव्यू की तैयारी, कहाँ मॉक टेस्ट दिया, कैसे सारी चीजें रही? इंटरव्यू की तैयारी मैंने एक तो अपने मित्रों की सहायता ली सबसे पहले। हाँ। कि आपके सबसे बड़े हितैषी आपके मित्र होते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। एक तो आपके मित्र सच में बहुत बढ़िया हैं, और सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी उन मित्रों में से हूँ, क्योंकि आप बार बार मित्रों को कोट कर रहे हैं कि प्रीलिम्स में मित्रों की सहायता मिली, मेंस में मिली और इंटरव्यू में भी। बहुत अच्छा। तो क्या हुआ कि मैं बोर्ड टीचिंग करता था, उसमें था कि आपको बोर्ड टीचिंग भी करनी पड़ सकती है। तो कोई टॉपिक उठा लिया, किसी अपने मित्र को पढ़ा दिया, तो उसने बताया कि आपको ऐसे नहीं बोलना है, वैसे बोलना है। दूसरा ये था कि हरियाणा जीके देख लिया थोड़ा, क्योंकि हरियाणा जीके से भी लगभग मैंने जो अन्य सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस का पहले हो चुका था, तो उसमें था कि हरियाणा जीके पूछ रहे हैं। और सौभाग्य से मुझसे भी 4-5 प्रश्न हुए कि यमुना नदी किन किन जिलों से निकलती है और किस प्रकार से वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में किस प्रकार हिंदी का अध्यापन किया जाता है। कुछ आपके सिचुएशन बेस्ड भी थे। अच्छा। कि जैसे क्या है कि मेरी अभी हाल ही में उम्र 24 वर्ष हुई है। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि आपकी इतनी कम उम्र है, तो आप इतनी आपके उम्र के ही बच्चे होंगे, आप कैसे पढ़ाएंगे उनको? तो मेरा यही उत्तर था कि आज के तरीक़ों से उनको एंगेज करूँगा। तो इस तरीके के सिचुएशन बेस्ड प्रश्न भी थे जो कि पूछे भी गए थे। मैंने 1-2 संस्थानों में मॉक भी दिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद उससे सहजता अधिक आ जाएगी बोलने में। निश्चित रूप से। तो मुझे लग रहा था वहाँ पे आसानी रहेगी, इसलिए मैंने 1-2 मॉक भी दिए हैं। तो अब तो आयुष भाई हम लोगों ने सारी व्यवस्था आरडब्ल्यू में कर ली है। अच्छा। जिन विद्यार्थियों को मॉक देना है, या यूपी के लिए देंगे, एमपी के लिए देंगे, तो वो सारी मॉक की व्यवस्था भी आरडब्ल्यू की टीम ने तैयार की हुई है। मॉक इंटरव्यू भी यहाँ हो सकते हैं, मेंस की तैयारी भी। अब हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों को कैसे हम लाभकारी हो सकें, कैसे उनका सहयोग कर सकें, इसी की ओर हम सब लोग हैं। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जब मैं मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो मुझे ऑफलाइन मॉक देने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ा कि किस जगह जाऊं मैं। क्योंकि आसानी से हायर एजुकेशन में नहीं मिलते हैं, सर्विस कमीशन में इसमें मिल जाते हैं। तो ये तो आरडब्ल्यू के लिए बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, मैं एक बात विशेष जानना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने बहुत फास्ट फॉरवर्ड तैयारी के बारे में चर्चा कर ली। 1-2 चैप्टर हैं जहां विद्यार्थी बहुत फंसते हैं। बिल्कुल। वो काव्यशास्त्र की बात है, वो भाषा विज्ञान का विषय है। भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अपने आप में वो तकनीकी सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो उसको कैसे आपने पढ़ पाए? भाषा विज्ञान के क्या है कि टॉपिक वाइज है उसमें, जैसे कि आपकी हिंदी की शब्द संरचना है, ठीक है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति है, तो मैंने उसके टॉपिक वाइज ही नोट्स बनाए थे। संवैधानिक स्थिति पे मैंने नोट्स बना लिए, फिर शब्द संरचना पे बना लिए, और उसके लिए विशेष पुस्तकें नहीं, एक भोलानाथ तिवारी जी की हिंदी भाषा की पुस्तक है, वो उस पर बहुत सहायक रही है। हाँ, तो उस पर मेरे लिए बहुत सहायक रही है। दूसरा क्या है कि एक हिंदी भाषा और लिपि का इतिहास करके मैंने अपने ग्रेजुएशन के समय पढ़ी थी, मुकेश अग्रवाल जी की पुस्तक। अच्छा, मुकेश अग्रवाल जी, तो उनकी पुस्तक बहुत सहायक सिद्ध हुई। भारतीय काव्यशास्त्र को समझने में काफ़ी समस्या आती है, और दूसरा पाश्चात्य को भी। उसके लिए एक पुस्तक है शांति स्वरूप गुप्त जी की, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र। वो आप किसी भी बिगिनर को भी पढ़ाएंगे तो उसको भी आसानी से समझ में, सरल भाषा में उसमें दिया, सरल भाषा में। काव्यशास्त्र के साथ भाषा की जटिलता रहती है, सरल भाषा में बात आ जाए। बिल्कुल। तो भाषा की सरलता के लिए वो है। और अगर आप थोड़ा एडवांस जाना चाहेंगे उसमें, तो भागीरथ मिश्र की पुस्तक है। भागीरथ मिश्र जी ने भी भारतीय काव्यशास्त्र की। और अगर आप पाश्चात्य में जाना चाहेंगे तो देवेंद्रनाथ शर्मा जी की है पाश्चात्य। हाँ, देवेंद्रनाथ शर्मा जी की पुस्तक मैंने पढ़ी है, श्रेष्ठ पुस्तक है। वही क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस चले जाएं, कुछ अलग पढ़ लें। जो बेसिक पुस्तकें हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर बेसिक पुस्तकों पर अगर हम करते रहें, उसको बार बार रिवीजन करें नोट्स बनाकर, तो उसमें ही वो उतना पर्याप्त रहता है। एक नोट्स अपने तैयार कर लें और फिर उनका पुनः रिवीजन करें। यानी बेसिक जो बात है उसको नहीं छोड़ना। जैसे यूपीएससी वाले कहते हैं कि पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, तो वापस फिर वही एनसीईआरटी आया जो 6th-7th क्लास में पढ़ रहे थे। तो बुनियाद अपनी मजबूत रखनी, सब्जेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे अगर मैं साहित्य इतिहास के लिए कहूँ, तो सबसे अगर किसी को शुरुआत करनी है तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है। वो बिल्कुल इतनी सरल किताब है कि कोई अगर 11-12 में भी बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी आराम से समझ सकता है। 150 पेज की पुस्तक। बिल्कुल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आसानी से समझने के लिए सबसे बढ़िया पुस्तक है। फिर आप अपनी रुचि और बढ़ रही है, अगर आपको और ज्ञान अध्ययन करना है, तो आप रामचंद्र शुक्ल जी पे जा सकते हैं। निश्चित। फिर उसके बाद तो फिर कितनी पुस्तकें रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को पढ़ें, कितने आचार्यों को पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल।
एक बात मैं और जानना चाह रहा हूं, अगर हरियाणा चलो पहुंच गए, हरियाणा के बारे में ऐसा पहले से कोई पूर्वाग्रह वगैरह कि हरियाणा, जैसे दिल्ली में हरियाणा वालों का एक पूर्वाग्रह, आपके दिमाग में ऐसा कुछ पूर्वाग्रह कि कहीं ऐसी जगह ना पहुंच जाऊं, एकदम ग्रामीण क्षेत्र हो, एकदम ज्यादा दबंग क्षेत्र हो, हम वहां कैसे करेंगे? तो एक तो हरियाणा को लेकर आप क्या समझते हैं कि वहां कैसा माहौल मिलेगा? दूसरा, आप हरियाणा के किस शहर में, किस जिले में आपकी इच्छा है कि वहां नियुक्ति मिल जाए तो अच्छा रहेगा? पहला कि ये तो एक पूर्वाग्रह ही है कि वहाँ पे ऐसा है माहौल, क्योंकि मेरे साथ तथाकथित पूर्वाग्रह जो कहा जाता है। हाँ, पूर्वाग्रह है, क्योंकि मेरे साथ कई मेरे विद्यार्थी रहे हैं, मतलब विद्यार्थी क्या, मेरे सहयोगी रहे हैं और मेरे मित्र रहे हैं जो ग्रेजुएशन में रहे हैं, वो हरियाणा से ही आते थे। तो ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। उल्टा उसका वो लोग बहुत अच्छे से आपसे संबंध बनाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा ये कि आपने पूछा कि किस शहर में जाना चाहेंगे, तो ऐसे तो हरियाणा के किसी भी शहर में जाएंगे तो बढ़िया ही है, ठीक है। वो तो अध्यापन करना है हमें, तो सबसे अच्छा है कि कहीं पे भी ग्रामीण क्षेत्र में तो और सेवा के अवसर रहेंगे। ये तो आयुष भाई डिप्लोमेटिक आंसर हो गया कि कहीं जहां अवसर मिल जाएगा वहां सेवा करेंगे। लेकिन आदमी का अपना एक मन होता है कि हमें अगर हरियाणा के शहरी क्षेत्र में रहना है तो गुड़गांव, गुरुग्राम में रहें। नहीं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, कई इलाके हैं जिसमें जाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली के आसपास रहने दिल्ली के आसपास रहेंगे तो यहाँ का क्या है कि जो केंद्रीय अनुभव है हमारा, वो भी उस पर जुड़ा रहेगा और उसका क्षेत्रीय अनुभव हम केंद्र में जोड़ते रहेंगे, तो ये प्रयास रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। केंद्रीय अनुभव से मैं जानना चाह रहा हूं, आपके साथ तैयारी करने वाले बहुत से विद्यार्थी रहे होंगे। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध कर रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, बीएचयू, बड़े विश्वविद्यालयों में एक जो हिंदी की पूरी लॉबी है, पूरी टीम है, सब विद्यार्थी जुड़े रहते हैं आपस में। वहां कितना माहौल मिल पाता है, कितना स्पेस मिल पाता है इन राज्य स्तरीय परीक्षाओं को देने के लिए? या वहां सब लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं या यूपीएससी देना चाहते हैं? वहां ऐसे कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की तैयारी करते हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। वहाँ माहौल है क्या ये तैयारी करने का? विश्वविद्यालयों में ऐसा माहौल है कि आप तैयारी कर सकते हैं, आपको छूट अवसर मिलते हैं, समय दिया जाता है। आपके जो मार्गदर्शक होते हैं वो भी आपको समय देते हैं कि अगर आप उनसे समय लें तो कहेंगे ठीक है, आप आयोग की परीक्षा में जा रहे हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, निश्चित। और क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे साथ ही में मेरे 5-6 जो साथी हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के चयनित हुए हैं, 10-15 विद्यार्थी जेएनयू के चयनित हुए हैं, 4-5 विद्यार्थी बीएचयू से भी चयनित हुए हैं, तो अवसर तो बराबर देते हैं और एक माहौल भी बना के सब लोग तैयारी करते हैं। बिल्कुल। जैसे बीएचयू के बारे में मैंने सुना कि बीएचयू में कई विद्यार्थी साथ साथ में तैयारी करते हैं, वो एकदम पूरा ग्रुप बना के। आपके कुछ ऐसे ग्रुप बने हुए थे तैयारी करने से पहले कि ऐसे 4-6 लोग हों जो रेगुलर बातचीत करते हो? तैयारी कैसे के दौरान तो उतना नहीं रहा, इंटरव्यू के दौरान बीएचयू से मेरी सहायक दीदी रही हैं, कह सकता हूं, उनका भी हुआ था मेंस, और हम लोग बराबर वीडियो कॉल पे डेली एक टॉपिक डिस्कस करते थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उसने इंटरव्यू में बहुत मदद की, मैं उसको बताना भूल गया था, अभी आपने पूछा तो याद आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। बीएचयू से हंसराज में मेरी सीनियर थी, हाँ, तो उनके साथ लगातार संवाद होता रहा है। जिन्होंने भी सहयोग किया है उनको उद्धृत करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, गर्व की अनुभूति होती है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पिछले वर्ष हुई है, उसका कुछ लोगों को इंटरव्यू देना है, क्योंकि एक पीएससी का इंटरव्यू आपने दिया, एक पीसीएस का, अब वहां कुछ विद्यार्थी देंगे। उनके लिए आप कुछ बात ऐसा बताना चाहें कि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? राज्य का कितना पढ़ना चाहिए, या ये अपना सब्जेक्ट पे कितनी बात रखनी चाहिए? सबसे पहली बात इंटरव्यू में है कि आप नॉर्मल रहिए अपना। अच्छा। मुझे लगता है विशेष अध्ययन वहाँ पे प्रभावित नहीं करता, आप किस प्रकार बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, वो प्रभावित करता है। मेरे से भी, मतलब मुझसे भी लगभग 4-5% नहीं बने थे, तो मैंने सॉरी बोल दिया था। हाँ। आपको सब कुछ नहीं आ सकता है, ठीक बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को काम रखिए, और मतलब अध्यापन तो करना ही है, अध्ययन तो करना ही है हमें, कि सब्जेक्ट वाला पढ़ना है। अब आपके आयोग पर निर्भर करता है वो आपसे कि स्टेट वाइज पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। हरियाणा में ऐसा था कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी उनके पास, तो उससे संबंधित वो नहीं पूछ सकते थे। क्योंकि मध्य प्रदेश का मैंने जितना जाना है उसमें है कि आपसे पूछ सकते हैं, पूछ लेते हैं, व्यक्तिगत जानकारी पूछते हैं। तो आपको थोड़ा अपने जिले के संदर्भ में, वहाँ के साहित्य के संदर्भ में, वहाँ के कोई साहित्यकार हुए हैं प्रसिद्ध, तो उनके संबंध में इतना देख लेना चाहिए, इतना पर्याप्त रहेगा। ठीक है, मैं कुछ बातें इससे इतर पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। आप महोबा से आते हैं, हमारे उन छोटे शहरों में इंजीनियर बनने का क्रेज होता है, या डॉक्टर बनने का होता है, या और भी कुछ क्रेज हो सकते हैं। हिंदी पढ़ने का क्रेज तो किसी में नहीं मिलता। अगर हिंदी गांव में हम लोग छोटे शहरों में, कस्बों में अगर हिंदी पढ़ने की बात कर दें तो वहां के बुजुर्ग कहेंगे कि बेटा हिंदी में बीए एमए करना है तो यही वाले से कर लेते, यही मास्टर ट्यूशन दे देगा। तो वो जो लोकल का मास्टर ट्यूशन दे रहा है वो लोकल कॉलेज से पढ़ने की बात कर रहे हैं। आप हंसराज कॉलेज, प्रतिष्ठित कॉलेज, जहां से देश के नामी लोग पढ़े,
उस कॉलेज में आके आप हिंदी पढ़ने का चयन करते, हिंदी के प्रति लगाव कैसे पैदा हुआ, हिंदी पढ़ने का कैसे सोचा? हिंदी के प्रति चूँकि साइंस में तो मेरी 12th में तो साइंस ही थी। अच्छा, 12वीं तक। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि हिंदी और अंग्रेजी भी थी। और 12वीं के बाद जो मेरी मेरिट बनी उसमें था कि मुझे था कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में जाना है किसी। हाँ। क्योंकि मेरा था कि आगे शायद मैं सिविल में भी जा सकता हूँ, हायर एजुकेशन में भी जा सकता हूँ। तो आर्ट्स में माध्यम हिंदी ही था, हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई की थी। और हिंदी के प्रति ऐसा कुछ वो भी नहीं था कि पूर्वाग्रह हो, और अनुराग तो था ही बचपन से ही कविता कहानियों में। तो इसमें हिंदी में फिर मैंने हंसराज में एडमिशन लिया, और उसके बाद से फिर हिंदी साहित्य में जब ऑनर्स किया तो उसमें फिर हिंदी के प्रति विशेष अनुरक्ति हो गई, तो वो फिर आगे सहायक हुई मेरे लिए। बहुत अच्छा। लेकिन हिंदी में स्पेस कितना है, कितनी इसमें जॉब्स, नौकरियां जिसको कहते हैं आजकल, कितने अवसर हैं कि विद्यार्थियों को नौकरी यहाँ मिल सकती हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती हैं जिसमें आपका चयन हुआ, ये वैकेंसी कितना फ्रिक्वेंट आती है, ये तंत्र कैसा है, इसके बारे में एक बार बताएं। तो विद्यार्थी कुछ अगर आकर्षित होकर इस तरफ आना चाहे, कोई विज्ञान का विद्यार्थी हिंदी की ओर आए तो वो क्यों आए? क्या यहाँ पे जॉब के अवसर हैं? क्या यहाँ पे और चीज़ें हैं? हम लोग हिंदी के बारे में बड़ी बात करते हैं कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा, इसको लेके चलना है। तो ये बातें सुनने में तो बहुत मनोहर लगती हैं, लेकिन इसमें नौकरी है कि नहीं, जॉब है कि नहीं, ये सिक्योरिटी हम जानना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि 2020 के बाद से हिंदी में तो नौकरियों के विशेष अवसर बढ़े हैं। अच्छा। असिस्टेंट प्रोफेसर की फ्रिक्वेंसी तो ऐसी है कि कोई ना कोई आयोग हर वर्ष एक आध निकाल ही देता है। जैसे कभी एमपी का आ गया, तो कभी हरियाणा का, कभी यूपी का, अभी हाल ही में यूपी जीडीसी भी है। अच्छा। दूसरा, इसके अतिरिक्त आप इसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इस प्रकार की भर्तियां भी होती हैं। और अगर हम शिक्षा के अलावा बात करें तो इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में, जैसे जो पॉडकास्ट हो रहे हैं उसकी राइटिंग में, और अनुवाद में। तो इस प्रकार से अब तो काफ़ी अवसर मिल रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि अब हिंदी में अवसर की कमी है। हिंदी अब चूँकि NEP 2020 के बाद से व्यावसायिक शिक्षा का दौर चल रहा है, तो हिंदी को भी व्यावसायिक बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छा, और होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदी अब ना सिर्फ हमारे यहाँ कहावत चलती थी कि हिंदी उस संस्कार की भाषा, अंग्रेजी कार की भाषा है। इसका बात कही जाती थी कि हिंदी जो है आपको धन नहीं दे सकती, अंग्रेजी कार देगी, हिंदी संस्कार देगी। लेकिन आज हिंदी कार की भी भाषा है, संस्कार की भी भाषा है, सरकार की भी भाषा है, रोजगार की भी भाषा है, व्यापार की भी भाषा है, हर जगह हिंदी पहुंच गई है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हिंदी पढ़ने वाले लोग इतनी सफलताएं हासिल करते हैं। अब ये पड़ाव, ये मंजिल है, आपका क्या है? अभी और कुछ तैयारी जारी है या अब सिर्फ शादी की तैयारी शेष है? घर वालों का क्या कहना है? नहीं, अभी कुछ आगे तैयारी जारी रहेगी। अच्छा। अभी थोड़ा मैं उसको इतना स्पष्ट रूप से बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, तैयारी तो आगे जारी रहेगी मेरी, क्योंकि ये एक पड़ाव है और इसमें आगे इसमें भी बेहतर करना है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर करना है, और दूसरे अवसर मिलेंगे तो उसकी ओर भी बढ़ना है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों से, कुछ प्राध्यापकों से पढ़ते थे। बिल्कुल। आप प्राध्यापक बनना चाहें तो फिर आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? आपको क्या लगता है कि मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे उन प्रोफेसर, अगर किसी को आप उद्धृत करना चाहें कि उनके जैसा मैं चाहूँगा कि वैसा मैं पढ़ा पाऊँ और वैसा प्रयास करेंगे, या कुछ बातें आप बताना चाहें कैसा पढ़ाना चाहिए? मेरे एक संस्कृत के प्रोफेसर थे, तो उनके साथ क्या था कि वो समय के बहुत पाबंद थे। हाँ। दूसरा अनुशासन, और तीसरा अटेंटिवनेस। क्लास में बच्चों से, हर बच्चे से संवाद, हर बच्चे को क्लास में जोड़ना, और लगातार एक लेक्चर की तरह नहीं बल्कि संवाद के रूप में क्लास को चलाना, ये है। और हिंदी के मेरे एक अध्यापक थे, तो उन्होंने प्रयास किया है कि कई उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को समझाया जा सके। जैसे कोई बच्चा जिस क्षेत्र का है उसको उसके उदाहरण दिए जाए। जैसे मुझसे एक बार प्रश्न पूछा, आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा मैं महोबा से। हाँ। अरे तो आपके यहाँ के तो आला उधर रहे हैं। तो उन्होंने परमाल रासों के उदाहरण से मुझको समझाने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया। तो मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि मैं हरियाणा में पढ़ाने से पहले वहाँ की रागनियाँ, इन सब पे थोड़ा काम करूँ, उनको सीखूँ। रागनी आयुष भाई सीख लोगे तो हरियाणा वाले तो एकदम गले से लगा लेंगे, एकदम जुड़ जाओगे। बहुत बढ़िया है, बच्चों से जुड़ना जरूरी है। हाँ। तो यही प्रयास रहेगा मेरा। बहुत अच्छा। तो अब फिर अगला पड़ाव जो शादी का है वो भी अभी विचार में है कि नहीं? अभी घर वालों की तो इच्छा होगी, घर वाले क्या कहते हैं ये भी तो विद्यार्थियों को पता चले कि हमारे सर जो अब हमें पढ़ाने आ रहे हैं, इनका आगे की प्लानिंग क्या है? नहीं, घर वाले इस रूप में स्वतंत्र हैं। अच्छा। और मुझे भी स्वतंत्र कर रखा है कि जब तक तुम्हारे अभी जो भी बढ़ना है, जो भी पढ़ना है, उस क्षेत्र में बढ़ो, जब तुम्हारा मन होगा तब देखा जाएगा। और मेरा भी मन अभी विशेष है नहीं ऐसा, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ होगा तो बताया जाएगा। ठीक है, कुछ हमने चर्चा की, गाइडेंस जो विद्यार्थी तक पहुंचनी चाहिए वो गाइडेंस भी पहुंची, कुछ प्राध्यापकीय जीवन के बारे में भी चर्चा की। मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाह रहा हूं,
आप अपने किसी पसंदीदा कवि, चूंकि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, किसी पसंदीदा कवि का जिक्र करें और साथ ही उनकी कुछ पंक्तियां अगर सुनाएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा, और उसके साथ हम आज की ये चर्चा यहाँ विराम देंगे। मेरे पसंदीदा कवि जो हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। बहुत अच्छा है। क्योंकि उन्होंने समग्र विषयों पर लेखन किया है। विद्रोही प्रवृत्ति भी रही है तो सामंजस्य की प्रवृत्ति भी रही है जी। उनकी जो प्रसिद्ध कविता है राम की शक्ति पूजा, वो मेरे अति निकट है, क्योंकि वो साधना सिखाती है हमें। निश्चित। तो उसकी कुछ प्रारंभिक पंक्तियां हैं कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर, आज का तीक्ष्ण छर विधृत क्षिप्र कर बेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित भ्यू भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कवि विषम हूँ। क्या बात है। ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं जो अति निकट है मेरे। बहुत अच्छा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इन पंक्तियों के साथ मुझे लगता है ये चर्चा बहुत ही गुणवत्तापूर्ण रही, जिसमें आप सब ने हमारे मित्र भाई आयुष के बारे में जाना कि कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे एक छोटे से कस्बे से निकल के वो असिस्टेंट प्रोफेसर तक की यात्रा पूरी करते हैं, और ये यात्रा आप सबको क्या सिखा सकती है। आप अपने सीखने योग्य बातें यहाँ से ज़रूर निकालें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूपी जीडीसी की, हरियाणा की तैयारी में जुट गए हैं, वापस से राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं। आप जो भी तैयारी कर रहे हो, आप यूजीसी नेट आरडब्ल्यू के साथ जुड़ें और हम सब मिलकर तैयारी करेंगे। आज के लिए मैं विशेष आभार करना चाहूंगा अपने मित्र भाई आयुष का। आपका बहुत बहुत आभार। आपसे चर्चा करके अच्छा लगा। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपसे तो हमेशा चर्चा होती रहती है, हाँ। इस मंच पर चर्चा कर और भी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।